अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैक्रोमोलेक्यूल्स, और हमने डिफरेंट टाइप और प्रोसेस की पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी। ये जितना हमने कल कवर किया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स को स्टडी करना है आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो बच्चों, सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि हम खुद सिंथेसाइज करते हैं। कुछ होते हैं बायोपॉलीमर्स। वो कौन से पॉलीमर्स होते हैं? बायोपॉलीमर्स विच आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन नेचर, वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। और ये जो हम पढ़ने लगे हैं ये हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, विच मीन्स दोज पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा डिफरेंट हम सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ना है दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके पीवीसी कहाँ यूज़ होता है? आपने अक्सर का देखा होगा कि घरों में जो पाइप्स यूज़ होते हैं वाटर टैंक से दूसरे पूरे घर में सप्लाई करने के लिए, वो अगर वो प्लास्टिक का है तो उनको हम पीवीसी पाइप्स बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस प्रोसेस से बनता है। ये बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से। तो क्या हमने लिखेंगे कि इट इज़ एन एडिशन पॉलीमर। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन के ज़रिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एटमॉस्फेरिक 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पर, विच इज़ अ प्लास्टिक इन नेचर एंड इट इज़ नाउ अ पॉलीमर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने इसकी पॉलीमराइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करना है। देखो बच्चे, ये है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ n। उसके बाद आपने इसी तरह से एक और भी क्योंकि स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl उसका। अब देखो बेटा, यहाँ से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। जब ये बॉन्ड बनेगा जो अभी मैंने बनाया, तो ये और ये बॉन्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। ये कैसे टूटेंगे? ये वाला डबल बॉन्ड इधर से एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर एक और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर से सुन लें, ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक नए मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए ये यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक नया बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला डबल बॉन्ड राइट साइड पर एक और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए ब्रेक डाउन करके यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से आपने जब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि फ़र्स्ट जो CH2 है उसको छोड़कर और लास्ट मॉलिक्यूल के CHCl को छोड़कर बाकी सब को आपने इन ब्रैकेट कर लेना है। अब अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से एक तो यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो गया ना, एक हाफ मॉलिक्यूल एक और ये हाफ मॉलिक्यूल एक। तो वन मॉलिक्यूल आपने आउटसाइड द ब्रैकेट शो करना है और बाकी जितने मॉलिक्यूल्स हैं यानी n-1 वो आपने ब्रैकेट के बाहर शो करने हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सो इट वॉज़ अबाउट पॉलीविनाइल क्लोराइड। हम देखेंगे इसी के बारे में कि एडिशन पॉलीमराइजेशन है और इसको क्यों। अच्छा, एक और बात कि इसकी हम कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं या इन्हांस करते हैं अपने यूज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है कि हमारा पाइप जल्दी ना ब्रेक डाउन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे प्लास्टिसाइज़र्स। प्लास्टिसाइज़र्स improves the flexibility of polymer and it is widely used in flooring, in pipes, in ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपने हर पॉलीमर के बारे में याद रखना है कि वो बनता किस प्रोसेस से, एडिशन पॉलीमराइजेशन से, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बना था। सेकंड आपने चीज़ याद रखनी है, कि वो किस मोनोमर से बना, जैसे हमने पढ़ा अभी कि वो विनाइल क्लोराइड से बना था।
थर्ड, आपने कंडीशंस याद रखनी है, जिस तरह हमने पढ़ा कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। और चौथा, आपने देखना है कि अगर आपको उसके बारे में उसके यूजेस मिलते हैं कि हम ये पॉलीमर कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इट इज़ यूज इन कवरिंग, फ्लोर कवरिंग्स, पाइप्स, ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स एक्सेट्रास। नाउ कमिंग टूवर्ड द पॉलीस्टाइरीन। अब हम देखेंगे कि पॉलीस्टाइरीन क्या है। पॉलीस्टाइरीन के बारे में कल भी मैंने आप लोग कोई पैक्ड फूड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप सेवर फूड लेते हैं, राइस है, ठीक है, आपका कोई सालन लेते हैं बाहर से, तो वो तमाम चीज़ें आपको एक प्लास्टिक कवरिंग में मिलती हैं। वो जो प्लास्टिक कवरिंग है ना, जिस तरह सेवर का डब्बा बेस्ट एग्जांपल है इसकी, तो वो किसमें, वो क्या है पॉलीमर, वो पॉलीस्टाइरीन है। एंड हाउ पॉलीस्टाइरीन इज़ प्रिपेयर्ड, इट इज़ अगेन एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। मोनोमर का क्या नाम है, मोनोमर का नाम है स्टाइरीन। कंडीशन क्या है कि आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है, ठीक है, और इन्होंने कैटलिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ, आप इसको मत याद करें। अब हम आएंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन में। अब देखें अगेन, आपने ये पॉलीस्टाइरीन, ये एक स्टाइरीन का मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लेने हैं, हाफ मॉलिक्यूल बाहर से और हाफ मॉलिक्यूल इस साइड से आपने छोड़कर एक ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट के बाहर लिखना है n-1, ठीक है, जैसा अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने। इसके भी डबल बॉन्ड वैसे ही यूटिलाइज हो जाएंगे। ये जो डबल बॉन्ड है ये इस साइड पर, और एक और मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड यहाँ पर, या इसको आप राइट डायरेक्शंस में भी कर सकती हैं। इस साइड पे पॉलीमराइजेशन अगर हो रही है तो एक डबल बॉन्ड जो है उसका पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन करके एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या आप यूँ समझ लें कि डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब एक और मोनोमर ऐड होगा। तो इसलिए यहाँ पर सेंटर में इन्होंने डबल बॉन्ड नहीं शो किया होता, सिंगल बॉन्ड होता है ये। अच्छा जी, अब ये यूज़ कहाँ पर होता है, ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड कंटेनर्स, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, कॉस्मेटिक बॉटल्स में यूज़ होता है ये, ठीक है, इसी तरीके से टॉयज़ में एंड पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है। थर्ड है आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है। अब पॉलीविनाइल एसीटेट एक, इसको PVA कहते हैं, दिस इज़ कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजिन्स है ये। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आपने क्या पढ़ना है कि इट इज़ सप्लाइड इन नंबर ऑफ़ ग्रेड्स डिफरिंग इन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जिस किस्म की प्रॉपर्टी चाहिए आपको, उसी किस्म की प्रॉपर्टी लाने के लिए हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम DP कम रखने से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा करने से प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय changing the degree of polymerization. So for polyvinyl acetate we will see that it is colorless, ठीक है, ये colorless होता है, नॉन टॉक्सिक रेजोनेंस है। और मैं इसके बारे में आपको बता रही थी कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशंस को हम चेंज कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर डिमांड। इसके अलावा ये है कि ऑर्डर की अगर बात करें, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, इट इज़ मोस्टली यूज्ड एन एडहेसिव मटेरियल। जब रेजिन्स का लफ्ज़ आया तो ये चीज़ क्लियर है कि ये एडहेसिव मटेरियल और बाइंडर के तौर पे यूज़ होता है इन इमल्शन पेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एक्राइलिक रेजिन्स, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू विनाइल रेजिन्स। जिस तरह से डबल बॉन्ड होता है विनाइल में, ऐसा ही एक्रिलिक एसिड एक एसिड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्रिलिक एसिड आपको नज़र आ रहा होगा। इस एक्रिलिक एसिड से हमारे पास और मिथाइल मेथ एक्राइलेट और एसीटोनाइट्राइल, इन तीनों को कंबाइन करके, यानी कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ टर पॉलीमर, एक पॉलीमर बनता है जिसको हम कहते हैं एक्रिलिक रेजिन्स। दीज एक्रिलिक फाइबर्स आर बेस्ड लार्जली ऑन एक्रिलिक नाइट्राइल, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल की तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फाइबर है ये बेसिकली। नेक्स्ट वी विल स्टडी another resin that is polyester resins। polyester आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, जिस तरह पोलिस्टर की क्विल्ट्स होती हैं, पिलोज़ होते हैं। तो बेसिकली जो पॉलीएस्टर है, हम कल जिस तरह हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप है इसमें एस्टर, यानी कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप्स जब कंबाइन होते हैं तो नॉर्मली आपके पास एस्टर बनता है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए एथेन, डायोल एंड बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दे बोथ आर मोनोमर्स।
ये कल हम पढ़ चुके हैं पॉलिएस्टर, आपने उसका रिएक्शन जो है यहाँ पर मेंशन करना है कल के रिएक्शन लेक्चर से देखकर। तो दे कंबाइन टू गिव यू अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ नोन एज पॉलिएस्टर। दिस प्रोडक्ट हैज़ लार्ज यूजेस इन क्लोथिंग, क्लोथिंग में यूज़ होता है पॉलिएस्टर क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है हीट से। तो सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा ऐसा वार्मथ के लिए यूज़ होता है, वार्मथ के लिए। नेक्स्ट है आपके पास पॉलिएस्टर इज़ ऑफन ब्लेंडेड विथ कॉटन और वूल फॉर समर एंड विंटर क्लोथिंग। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वूल के साथ कंबाइन करेंगे तो विंटर क्लोथिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलिएस्टर रेजिन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स फॉर अ केमिकल इक्वेशन प्लीज सी अंडर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो कि हमने कल पढ़ा था। मैं भी आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाला जो रिएक्शन है ये आपने पढ़ना है पॉलिएस्टर की हेडिंग के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीएमाइड रेजिन्स। व्हाट आर पॉलीएमाइड रेजिन्स? पॉलीएमाइड रेजिन्स आर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ठीक है, दीज रेजिन्स जो ये है ये कौन से प्रोसेस से बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो किसकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करनी है? अमीन्स की। किसके साथ करनी है? एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हमारे पास पॉलीएमाइड है उसका नाम है नायलॉन, या प्रिसाइजली नायलॉन 6 भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलीमाइड है। कैसे बनता है? एडिपिक एसिड हेक्सेन डाइआयोनिक एसिड को जब हम हेक्सामिथाइलिन डायअमीन के साथ पॉलीमराइज करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं नायलॉन 6। एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डायअमीन के साथ ये बनता है क्योंकि देखो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन्स हैं। ठीक है, हेक्सेन डाइआयोनिक एसिड, और हेक्सामिथाइल अमीन डायअमीन में भी 6 कार्बन है। इस वजह से इसके नाम के साथ हम नायलॉन के साथ 6 यूज़ करते हैं। यूज़ क्या है इसका? आप बेशक यहाँ पर यूज़ की हेडिंग दे दें। इट इज़ मेनली यूज एज टेक्सटाइल फाइबर। इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ, elasticity and toughness and abrasion resistance। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन। अब आपने इसका रिएक्शन देखना है गौर से। ये देखिए, एडिपिक एसिड, ये तो मैंने आपको बताया था ना हेक्सेन डाइआयोनिक एसिड, इसका मतलब है इसमें टोटल 6 कार्बन है। 2 कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हो गए, बाकी 4 कार्बन CH2 के। ये आपको नज़र आ रहा होगा, CH2 के साथ उन्होंने 4 लिखा हुआ है। फिर हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। अब हेक्सामिथाइलिन का मतलब है 6 मिथाइलिन ग्रुप हैं। मिथाइलिन किसको कहते हैं? CH2 को कहते हैं। तो 6 आपके पास CH2 ग्रुप्स हैं। ये देखें 6 CH2 ग्रुप। डायअमीन का मतलब है 2 अमीन ग्रुप्स हैं, 1 अमीन एंड अदर अमीन। तो इसका नाम हुआ हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। व्हेन यू विल हीट इट एंड ऐड वाटर, वाटर इज नॉट एडिड, यहाँ पर माइनस का साइन होना चाहिए। हाँ जी, ये देखिए माइनस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है तो इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। एनीवेज, जब आप इनको रिएक्ट करेंगे यू विल गेट नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 आपने कैसे बनाना है? ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ब्रैकेट के बाहर लिख दें। उसके बाद NH से लेकर दूसरे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, ये देखिए पूरा आपके पास हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ये देखें हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, और उसके बाद 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल पूरा, मतलब एडिपिक एसिड नहीं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा मॉलिक्यूल लगाया, और बाकी चीज़ सारी ब्रैकेट से बाहर। तो इसका नाम हो गया नायलॉन 6। नेक्स्ट है आपके पास एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी किसको कहते हैं? ये देखो, एपॉक्सी आपको पता होगा आप पूरा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं। इस किस्म के स्ट्रक्चर को कि एक ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा हो और बाकी बाहर रिंग हो, ओवरऑल ऐसे, तो इसको हम कहते हैं एपॉक्सी। ठीक है, इसको एपॉक्सी ग्रुप कहते हैं। इसकी ब्रांच चेन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज, वी आर डीलिंग विद एपॉक्सी रेजिन्स। व्हाट आर एपॉक्सी रेजिन्स? पॉली ईथर से, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। ये देखें
ऑक्सीजन इज़ अटैच्ड विद 2 कार्बन्स। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईथर। तो अगर एपॉक्सी रीजन्स का एमसीक्यू में आए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपने कहना है कि इसका फंक्शनल ग्रुप है ईथर्स। ठीक है, ईथर्स एज अ फंक्शनल ग्रुप है। ओके, लेकिन हम इसका स्टार्टिंग जो मटेरियल है उसकी वजह से हम इसका नाम एपॉक्सी कहते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ एपॉक्साइड ग्रुप इन द पॉलीमर। ओके, द एपॉक्सी रेजन इज मेड बाय कंडेंसिंग। अगेन देखो कौन सी पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। किसको आपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसकी किया, एपीक्लोरोहाइड्रिन इसका नाम है। एपीक्लोरोहाइड्रिन की डायफिनाइलोल प्रोपेन के साथ, ये डायफिनाइल प्रोपेन, ठीक है ना, इन दोनों की जब आप पॉलीमराइजेशन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट एपॉक्सी रेजन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसका यूज़ क्या है, मेजर यूजेस क्या हैं इसके। कोटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। किन कंपाउंड्स में कोटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, जिनको हमने टफनेस देनी है, फ्लेक्सिबिलिटी, एडहेशन या केमिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में इसका क्या यूज़ है, ओवरऑल कहाँ यूज़ है इसका, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में, थर्मल पावर स्टेशंस में, पैकिंग मटेरियल्स में, डैम, ब्रिजेस, फ्लोर्स एक्सेट्रा, इन पर एपॉक्सी रेजन्स का पेंट हुआ करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर्स। नाउ वी विल डील विद बायोपॉलीमर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग बायोपॉलीमर्स, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बायोपॉलीमर्स में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इंजाइम्स एट्सेट्रास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज़ अप्लाइड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली हेट्रोजीनियस कंपाउंड। एनीवेज, बहुत मैं अगर इसको आपको समराइज़ करके बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कोई ना कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, बहुत ही एबंडेंट है अर्थ में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये, नेचर में, तो इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं बायोपॉलीमर्स के नाम पे। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा द नेम कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन्स। ठीक है, नेम किससे डिराइव किया हमने, कार्बोहाइड्रेट का किससे नाम हमने डिराइव किया हुआ है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स। ठीक है, यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, पहले देखते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट इज़ वाटर, किसका हाइड्रेट है, कार्बन का। इसका मतलब है कि इसमें कार्बन और H2O ये फार्मूला है आपके पास। अब कार्बन में भी फ्रॉम 1 to any नंबर, तो इसको X लगा दो। ठीक है, और वाटर के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे Y लगा दो कि एनी नंबर ऑफ कार्बन और एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल कंबाइन और यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो दे आर कॉमनली नोन एज शुगर्स। आपने कभी कार्बोहाइड्रेट खाया है, यस, आपने बहुत दफ़ा शुगर ली है, आपने बहुत दफ़ा राइस लिए हैं, दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। आपने बहुत ज़्यादा वीट खाई है, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। इसके फंक्शनल ग्रुप पे अगर आएँ तो दे आर बेसिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ओवरऑल हम इसको कहेंगे कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। किसके पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, उसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, कीटोन भी हो सकता है, उसके साथ बहुत सारे OH ग्रुप हों, या एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन भी हो और बहुत सारे OH ग्रुप्स भी हों। ठीक है, तो ये हो गया इनका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो हम बेसिकली अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करें तो हम क्लासीफाई करते हैं मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड फाइनली पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आगे फिर डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसेकेराइड्स को। व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसकी हम मज़ीद हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है C कार्बन, वाटर और होल N इज़ इक्वल टू 3 और लार्ज नंबर, यानी कि N अगर 3 है तो आप C3H6O3 लिखेंगे,
N अगर 4 है तो आप C4H8O4 लिखेंगे एंड सो ऑन। मोनोसेक्राइड्स या तो एल्डोजिस हैं, एल्डोजिस का क्या मतलब है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और ईदर दे आर कीटोजिस या तो उसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो कॉमन एग्जाम्पल जो है वो इसकी क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लिसरल्डिहाइड की बात करते हैं, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, दे आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो यहाँ पर ये MCQ, ये पूरा चैप्टर ही MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी। तो इसमें फॉर एग्जांपल MCQ बनता है कि आप इसकी फंक्शनल ग्रुप्स बताएं। तो आप इसके फंक्शनल ग्रुप्स क्या बताएंगी कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या ओवरऑल एडोसिस या कीटोसिस। कॉमन एग्जांपल क्या आती है, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे कि शुगर विद 5 कार्बन एटम जिसको पेंटोसिस कहते हैं, या 6 कार्बन एटम्स जिसको हेक्सोसिस कहते हैं, दे आर स्टेबल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको नेचर में साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि ये बात हमें पता है कि जो चीज़ स्टेबल होती है वो उसी तरह हमें नेचर में मिलती है। तो एज दे आर स्टेबल इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, सो they are usually found in cyclic structure. And glucose and fructose are very they are very common example of hexosis. hexosis का क्या मतलब है, जिसमें आपने CH2O ब्रैकेट में N, CH2O और ओवरऑल ब्रैकेट में N इक्वल्स टू 6, तो क्या बना C6H12O6। ठीक है, ये हेक्सोसिस की एग्जांपल है। अब देखो ग्लूकोज का फार्मूला, ये आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एटलीस्ट आपको इनके एक एक फार्मूलाज ज़रूर याद होने चाहिए। देखें ग्लूकोज का फार्मूला, इसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, ये 6 कार्बन एटम्स होगी। अब C2 में जिस तरफ OH है, C3 में उसके ऑपोजिट है, बस 3 में ऑपोजिट साइड पे लगा दें, बाकी 2, 4 और 5 में राइट साइड पर OH है। फिर 6 कार्बन में क्योंकि सिर्फ CH2OH है, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, और कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसके स्ट्रक्चर में आपने कैसे याद करना है कि कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन नंबर 6 पता हो आपको, फिर आपको ये पता हो कि 2, 4 और 6 में OH राइट साइड पर है, और थर्ड नंबर वाले कार्बन पर लेफ़्ट साइड पर OH है और राइट साइड पर हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर इसका इन्होंने ओपन स्ट्रक्चर लिखा है, और इससे आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनाना सिखाया है, ये जस्ट एक दफ़ा देख लें। उसके बाद है आपके पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब आगे आपके पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, और फ्रुक्टोज का कैसे स्ट्रक्चर है ये देखें। इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ग्लूकोज में हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड। ठीक है, मैं फिर से दिखाती हूँ, ये देखें कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड। अब देखें कार्बन नंबर 2 में है, लेकिन कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, ये देखें। ठीक है, अच्छा इसमें कैसे आपने इसको मेमोराइज़ करना है, ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसको देख लें। अब देखें 1 फ्रुक्टोज है 5 कार्बन्स, ठीक है, ये 5 कार्बन्स है। अब इसमें नंबर 1 पे CH2OH है, इसको ऐसे ही देख लें आप। 2 पे कीटोनिक है, ये भी आपको याद रहेगा। 3 पे OH लेफ़्ट साइड पर है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि डिफरेंट होता है इसमें। उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी बेटा, ये 6 कार्बन एटम्स हैं। आई रिपीट, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स है। ठीक है, सेकंड ग्रुप कीटोनिक है, सेकंड कार्बन, ये तो क्लियर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ कीटोनिक इन नेचर। अब कार्बन 1 के साथ CH2OH है, एज इट इज़ लिख लें। 6 के साथ भी CH2OH है, ये एज इट इज़ याद कर लें। अब देखो 3 पे हाइड्रोजन राइट साइड पर है, और 4 और 5 पे हाइड्रोजन लेफ्ट पर और OH राइट साइड पर है, इसको आपने ऐसे याद करना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि दे आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो दिस इज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, इसको मेमोराइज़ करें। ये स्ट्रक्चर्स जो आपको बना के दिए हैं इन्होंने, ग्लूकोज का ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, और इसके एग्जांपल्स, और ये जो है 3 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यील्ड करते हैं जब हम इनकी
हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इसमें देखना है अपॉन हाइड्रोलिसिस दे विल यील्ड मैनी मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च की है, सेलुलोज की है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, C6H10O5 एंड ब्रैकेट में N। पॉलीसेकेराइड्स आर एमॉर्फस सॉलिड, ये एमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलिन नहीं है। आपको पता होना चाहिए एमॉर्फस और क्रिस्टलिन में क्या डिफरेंस है। ये क्रिस्टलिन हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्री and specific angles and bond lengths, while amorphous solids do not have any geometrical pattern. They are insoluble in water, while these oligosaccharides are soluble in water. They are tasteless, while oligosaccharides are sweet to taste. As polysaccharides are tasteless, so they are also known as non-sugars. अच्छा जी, अब इनके फंक्शन क्या है पॉलीसेकेराइड्स के, टू मेन प्रिंसिपल फंक्शन है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। इनके क्या है, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स है इनके मेन फंक्शंस। ठीक है, ये आपने मेमोराइज़ करना है, इसको याद करना है। अब देखो पॉलीसेकेराइड में कितने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे हर पैराग्राफ में शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। पॉलीसेकेराइड्स में क्या बनते हैं कि पहले तो उनकी डेफिनेशन है, आप उसमें लिखेंगी दे कैन यील्ड मैनी मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं, एग्जांपल में आप देखेंगी स्टार्च है, सेलुलोज है। इसके अलावा इसका फार्मूला आ सकता है, आप कहेंगे C6H10O5 ऑन द होल एन। फिर इसमें आएगा कि व्हाट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, आप लिखेंगी दे आर amorphous solids, they are insoluble in water, they are tasteless, they are known as non sugars। या ओवरऑल पूछा जाता है कि वाई दे आर नॉन शुगर्स, आप कहेंगे एज दे आर टेस्टलेस, दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन शुगर्स। फिर इसके फंक्शंस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप बताएंगे कि दे आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स एंड फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल। नाउ प्लांट्स में इसका यूज़ क्या है, प्लांट्स में इसका यूज़ है, दे आर यूज टू स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमने पढ़ा है स्टार्च हमें कहाँ मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। और प्लांट्स में अगर स्टार्च है तो इसका इसी तरह का एनिमल्स में इसका एनालॉग क्या है, इसका एनालॉग है ग्लूकोज। ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज होता है, प्लांट्स में स्टार्च होता है। दे आर हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर्स नोन एज ग्लाइकोजन। एंड ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, ह्यूमन बॉडी में या ओवरऑल एनिमल्स में, लिवर एंड मसल्स में। ठीक हो गया। फिर हम आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम पॉलीसेकेराइड्स के मज़ीद ब्रांच पढ़ेंगे कि उसमें हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे, हम ग्लाइकोजन देखेंगे। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द फर्दर पार्ट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक हो गया। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़।